मैं डॉक्टर एस तिवारी चंद्रपाल डट सेना गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार की नीतियां एवं कार्यक्रम के विषय में। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य का श्री गणेश किस प्रकार से होता है दक्षिण भारत फिर बंगाल में और अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ, यह पृष्ठभूमि में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बेलेजरी के पूर्व किस प्रकार की नीतियां यहाँ अपनाई गईं, इनमें युद्ध और कूटनीति किस प्रकार चली, अंग्रेज़ों की किस प्रकार उन्होंने षड्यंत्र किया, वॉरेन हेस्टिंज का काल किस प्रकार रहा, किस प्रकार से उस काल में अंग्रेज़ों की साम्राज्य का विस्तार हुआ, कार्नवालिस का काल देखेंगे इसके पश्चात। इसके बाद प्रमुख नीतियों में सहायक संधि की नीति क्या थी, फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी सहायक संधि की, और अंत में हम देखेंगे कंपनी को सहायक संधि की इस नीति से क्या लाभ हुआ था, इस पर बात करेंगे। तो ये प्रथम वीडियो है, इसमें यहाँ तक हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, नीतियाँ एवं कार्यक्रम, इस पर हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि। दक्षिण भारत में देशी रियासतों के मामले में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया था। परिणाम स्वरूप कर्नाटक युद्ध सन 1740 से लेकर 1763 के बीच हुए क्रमशः 3 कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में एक पक्ष से अंग्रेज लड़ रहे थे, दूसरे पक्ष से फ्रांसीसी। तीनों युद्धों में ऐसा हुआ। एक एक उत्तराधिकारी या अलग अलग जो पक्ष थे राज्यों के कर्नाटक के, उसमें अलग अलग पक्ष का सपोर्ट ये कर रहे थे और इस कारण से इनके बीच युद्ध हुआ था। ये दक्षिण भारत में 3 कर्नाटक के युद्ध हुए। इसके बाद 1757 में बंगाल के क्षेत्र में प्लासी का युद्ध, जो मुख्यतः युद्ध न होकर षड्यंत्र था। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इस तरह दक्षिण भारत में कर्नाटक युद्धों से और बंगाल के क्षेत्र में प्लासी और बक्सर के युद्धों से साम्राज्य का विस्तार अंग्रेज़ों का हुआ था, प्रारंभ हुआ था। मुख्य रूप से उसकी नींव रखी गई थी। और बंगाल में युद्ध हुए, विशेषकर बक्सर का युद्ध, उसके पश्चात बंगाल, अवध और मुगल सम्राट अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया था। इसके पश्चात भी युद्ध का क्रम जारी रहा। इसमें मैसूर के साथ युद्ध, मराठों के साथ, सिखों के साथ, अफ़गान युद्ध, नेपाल के साथ भी इस तरह से युद्ध हुआ था। इस तरह से अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया गया 1857 तक, और उसके बाद महारानी की घोषणा के पश्चात सीधे युद्धों से बचने का प्रयास किया जाता रहा या विलय की नीति का त्याग किया, ऐसा उन्होंने घोषणा की। यद्यपि कुशासन के नाम पर आगे भी ये विलय जारी रहा। ठीक उसके पहले 1857 की क्रांति हुई थी, उसके पहले लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति अपनाई थी, तो हड़प नीति और सहायक संधि की नीति ये प्रमुख नीतियों में से थी। बाकी समय में अहस्तक्षेप की नीति रही या फिर युद्ध से विजय और कूटनीति के माध्यम से अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसके ऊपर हम विस्तार से क्रमशः चर्चा करेंगे। भारतीय क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ हेतु राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति से था। राजनीतिक अधिकार के माध्यम से अधिक धन लाभ ये प्राप्त करना चाहते थे। उसी को केंद्र में रखकर सभी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए गए थे। तो कौन कौन सी नीतियाँ और कौन से कार्यक्रम थे, इसमें हम देखेंगे। वेलेजली के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति किस प्रकार की थी, क्रमशः एक एक गवर्नर जनरल के काल में कौन सी नीतियाँ थीं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले वेलेजली के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य की नीति या साम्राज्यवादी नीति किस प्रकार थी, साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी। इसमें पहली नीति थी युद्ध एवं कूटनीति की। लॉर्ड वेलेजली के भारत आगमन के साथ सहायक संधि की नीति अपनाई गई थी, ये प्रमुख नीति में से थी। इसके पूर्व युद्ध और कूटनीतिक चालों के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया गया था। इस प्रयास में दक्षिण भारत में, जैसे हमने भूमिका में चर्चा की, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। अंग्रेज़ों को सफलता इसमें प्राप्त हुई थी। जैसा मैंने चर्चा की थी कि प्रथम युद्ध में फ्रांसीसी सफल होते हुए दिखाई दिए, किंतु द्वितीय और तृतीय युद्ध में अंग्रेज सफल हुए थे और इन्होंने देसी रियासत जो कर्नाटक का था उसमें
एक एक उत्तराधिकारी का पक्ष लिया था, दावेदारों का पक्ष लिया था, लेकिन मूल लड़ाई अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। इसी प्रकार से यहाँ पर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया था। इसी के साथ साथ बंगाल के क्षेत्र में भी अंग्रेज़ों ने इसी नीति का सहारा लिया था, युद्ध और कूटनीति का, तथा प्लासी एवं बक्सर के युद्ध में सफलता प्राप्त की थी। अंग्रेजों के द्वारा कूटनीति और चालबाजी का सहारा लिया गया था। प्लासी का युद्ध तो पूरी तरह से षड्यंत्र के ऊपर जीता गया था। बक्सर के युद्ध में अवश्य आमने सामने का युद्ध हुआ। इसी प्रकार कर्नाटक के क्षेत्र में किसी एक उत्तराधिकारी का पक्ष लेकर कूटनीतिक के साथ सैन्य संघर्ष किया गया था, क्योंकि दक्षिण भारत में फ्रांसीसी विरोधी पक्ष की ओर से युद्ध कर रहे थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध में अधिक सफलता फ्रांसीसियों को प्राप्त हुई थी, अंग्रेजों को कम सफलता मिली, लेकिन द्वितीय और तृतीय युद्ध के बाद इनको सफलता प्राप्त हुई थी दक्षिण भारत में। तो इस तरह से दक्षिण भारत में कर्नाटक युद्धों के साथ और बंगाल में प्लासी और बक्सर के युद्ध के साथ 1764 तक साम्राज्य का विस्तार इन क्षेत्रों में हुआ था, जो युद्ध और कूटनीति के माध्यम से, चालबाजियों के माध्यम से, षड्यंत्र के माध्यम से सफलता प्राप्त की गई थी। वॉरेन हेस्टिंज का साम्राज्य विस्तार 1772 में ये बंगाल के गवर्नर के रूप में भारत आया था। विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं, वॉरेन हेस्टिंज और लॉर्ड हेस्टिंज। आगे हम लॉर्ड हेस्टिंज के बारे में भी बात करेंगे। तो ये वॉरेन हेस्टिंज थे, 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में ये भारत आए थे। तत्कालीन स्थितियां अंग्रेजों की प्रतिकूल थीं। मराठों ने पानीपत के युद्ध के पश्चात उत्तरी भारत में अपनी स्थिति दृढ़ कर ली थी। दिल्ली के मुगल सम्राट महादजी सिंधिया के संरक्षण को स्वीकार करते थे। समस्त पश्चिमी भारत पर मराठों का नियंत्रण था। कंपनी और अवध के नवाब के बीच संबंध खराब थे। दक्षिण में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य पर निजाम का अधिकार था। दक्षिण में हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की स्थापना कर ली थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1666 से 1669 में हैदर अली ने अंग्रेजों को लगभग पराजित कर दिया था। जबरदस्त संघर्ष उसने किया था। वह अंग्रेजों से पुनः संघर्ष करने को उतावला था। सतलज नदी के दोनों ओर सिख मिसलों का अधिकार था। अंग्रेजी साम्राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा से के मिदनापुर जिले, बनारस तथा गाजीपुर तक सीमित था। इन परिस्थितियों में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पद संभालने के पश्चात अवध के नवाब से अपने संबंधों को नया रूप दिया। उसने रुहेलखंड को अधिकृत करने के लिए अवध के नवाब को सहायता की तथा उसे सफल बनाया और लाभ प्राप्त किया। इसके द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया वॉरेन हेस्टिंज के द्वारा, तथा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यद्यपि साल बाई की संधि से अंग्रेजों को अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु दक्षिण भारत में इस युद्ध से अंग्रेजों की स्थिति दृढ़ हो गई थी। वॉरेन हेस्टिंज के द्वारा मैसूर के साथ युद्ध किया गया, परंतु मैसूर की शक्ति को नष्ट करने में सफल न हो सका। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू के द्वारा कड़ा संघर्ष किया गया। मराठों और मैसूर के युद्ध के समय हेस्टिंज के द्वारा कुशल राजनीतिज्ञ होने का परिचय दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंज के काल में कंपनी की सीमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज तो नहीं की गई, परंतु भावी साम्राज्य विस्तार के लिए नींव अवश्य स्थापित कर दिया। उसने बड़ी शक्तियों से, जिसमें मैसूर, मराठों के साथ उसने संघर्ष किया था और उनको कमज़ोर कर दिया था। क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज्य की बुनियाद रखी थी। हेस्टिंज के द्वारा भारत के शक्तिशाली राज्यों से युद्ध कर उन्हें कमज़ोर अवश्य बना दिया गया था। इस तरह क्लाइव के द्वारा स्थापित नींव को उसने दृढ़ बनाने का कार्य अवश्य किया था। तो इसने भी युद्ध की राजनीति की थी, युद्ध और कूटनीति की। कार्नावालिस इसके बाद आया, उसके सीमा विस्तार की नीति थी। लॉर्ड कार्नावालिस 1786 से 1793 तक भारत में रहा। यद्यपि वह हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था, किंतु भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में उसे आंशिक रूप से इस नीति को छोड़ना पड़ा था। कार्नावालिस के द्वारा मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया गया तथा उनके साथ शांति बनाए रखी गई। उसके द्वारा निजाम तथा अवध के नवाब के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखा गया, किंतु मैसूर के साथ वह मित्रतापूर्ण संबंध नहीं रख सका और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके द्वारा 1790 से 92 ईस्वी में लड़ा गया। इसके काल में अंग्रेजों ने टीपू के विरुद्ध मराठों और निजाम से मदद प्राप्त कर ली। परिणाम स्वरूप मैसूर के शासक टीपू को आत्मसमर्पण कर रंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जो टीपू के लिए अपमानजनक था। और आधा राज्य इन तीनों शक्तियों ने, जिसमें अंग्रेज, मराठे और निजाम सम्मिलित थे, मिलकर इन्होंने बांट लिया। यद्यपि कार्नावालिस के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में इसे पूरे राज्य को नहीं मिलाया गया, परंतु
अंग्रेज दक्षिण क्षेत्र में निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। अब हम प्रमुख नीति सहायक संधि के विषय में देखेंगे। क्या थी सहायक संधि? लॉर्ड वेलेजली जब भारत आया, कार्नावालिस के बाद, सहायक संधि की व्यवस्था का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र को अधिक से अधिक संगठित करना था। वेलेजली की भारतीय नरेशों को यह सलाह थी कि वे अपनी सैनिक शक्ति को कम रखें। वेलेजली कह रहा था राजाओं को, भारतीय राजाओं को, कि अपनी सैनिक शक्ति कम रखें और बाह्य आक्रमण और आंतरिक अराजकता की स्थिति में, विद्रोह की स्थिति में श्रेष्ठ ब्रिटिश सैनिक जो हैं उन सैनिकों की मदद लें, उनकी सहायता लें, शक्ति पर भरोसा करें अंग्रेजों के, वो उनकी रक्षा करेंगे, उनसे सहयोग प्राप्त करें। वेलेजली ब्रिटिश क्षेत्र के चारों ओर, जो ब्रिटिश क्षेत्र था मूल रूप से, उसके चारों ओर ऐसे राज्यों का एक घेरा बनाना चाहता था जिससे उन्हीं की कीमत पर, यानी देसी राजाओं की कीमत पर, वो कीमत दें, पर बाह्य आक्रमणों से उनकी तो रक्षा करे ही करे, अपने आप ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा भी हो जाए, क्योंकि चारों ओर घेरा वह बनाना चाहता था ऐसे राज्यों की। सेना का व्यय भी उन्हीं से प्राप्त करना था, उनसे प्राप्त होती रहे और ब्रिटिश व्यापार भी फल फूल सके, यह उसकी नीति थी। एम.जी. रानाडे के अनुसार सहायक संधि प्रथा का आरंभ मराठा सरदारों द्वारा अधिक संगठित रूप से वेलेजली के 100 वर्ष पूर्व किया जा चुका था। वह चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल कर, आपको ये ज्ञात होगा, चौथ में 1/4 आय का हिस्सा और सरदेशमुखी में 1/10वां हिस्सा मराठे प्राप्त करते थे और उस राज्य की रक्षा करते थे, संरक्षण का वचन देते थे। यदि कोई आक्रमण विदेशी हो तो सेना लेकर उनके विरुद्ध या उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया करते थे। शिवाजी के पश्चात अन्य मराठा सरदारों ने इस नीति को जारी रखा था। रानाडे आगे लिखते हैं कि इस प्रणाली को वेलेजली ने विकसित कर सहायक संधि प्रथा का नाम दे दिया। कुछ विद्वानों के अनुसार डुप्ले ने धन और भूमि प्राप्त करके देसी राजाओं को सैनिक सहायता और संरक्षण प्रदान किया था। क्लाइव ने अवध के नवाब से जो संधि की थी वह सहायक संधि का ही प्रारंभिक रूप थी। इस तरह से इसके पहले भी फ्रेंच लोगों के द्वारा भी कुछ इस तरह की गतिविधियां की गई थी और विशेषकर मराठों ने, ये प्रसिद्ध है, आप सभी परिचित हैं, कि सरदेशमुखी और चौथ नाम का कर शिवाजी के काल से वसूला जा रहा था और उसके बदले वो संरक्षण दिया करते थे, उन राज्यों की रक्षा करते थे। वेलेजली जिस समय भारत प्रस्थान कर रहा था उस समय उसकी मुलाकात पैट्रिक से हुई थी। यह हैदराबाद और इसके पूर्व सिंधिया के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रह चुका था तथा अनुभवी व्यक्ति था। उसने सहायक संधि का सुझाव वेलेजली को दिया था। अल्फ्रेड लायल के अनुसार जब अंग्रेज स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरने लगे और भारतीय नरेश उसे सहायता के रूप में सेनाएं पहुंचाने लगे तो उन्होंने यह देखा और यह पाया कि वे अनुशासनहीन और अविश्वसनीय हैं। जो भारतीय सैनिक थे राजाओं के, वो अविश्वसनीय थे, अनुशासनहीन थे और इन सैन्य दलों के साथ युद्ध करना उनके लिए, अंग्रेजों के लिए मुश्किल हुआ। तब उन्होंने सहायक संधि की नीति की पृष्ठभूमि तैयार की या उस पर विचार किया। इस तरह से सहायक सेना या सहायक संधि जो बनाई गई उसका निर्माण हुआ। तो इस तरह इसकी पृष्ठभूमि थी, सहायक संधि इन आधारों पर तैयार की गई। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? पहली विशेषता थी विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में छोड़ना होता था। सहायक संधि में सम्मिलित होने वाले भारतीय नरेश को अपनी विदेश नीति का संचालन कंपनी के साथ करना होता था, उसके सहयोग पर करना होता था तथा उसे कंपनी की सर्वोच्च सत्ता के अधीन रहना पड़ता था। किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ कूटनीतिक संबंध, संधि अथवा युद्ध का निर्णय बिना अंग्रेजों के नहीं किया जा सकता था। राज्य में सहायक अंग्रेजी सेना रखी जाती थी। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्य को अपने राज्य के भीतर एक निश्चित मात्रा में ब्रिटिश सेना रखनी होती थी। सेनापति अंग्रेज होते थे। यह सेना बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोहों के दमन के लिए होती थी। निश्चित भूभाग अंग्रेजों को दिया जाता था। सहायक सेना के व्यय हेतु राज्यों को अपने राज्य के भीतर एक निश्चित भूभाग को अंग्रेजों को सौंपना पड़ता था, जिसके राजस्व की वसूली से सेना का व्यय किया जाता था। किसी यूरोपीय को
अपनी सेवा में न रखना, इसका वचन देना पड़ता था। सहायक संधि के अंतर्गत ये होता था कि किसी भी विदेशी को अपनी सेवा में वो नहीं रख सकता था। यदि विशेष परिस्थिति में रखना हो तो अंग्रेजों की अनुमति, उनकी सहमति आवश्यक थी। अंग्रेज रेजिडेंट अथवा प्रतिनिधि, सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होता था, जिसे रेजिडेंट कहा जाता था, ताकि वह देख सके कि सहायक संधि का अनुपालन संबंधित राज्य के द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। यद्यपि रखा इसलिए गया था, लेकिन वस्तुतः वह राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का कार्य करता था। कंपनी को वार्षिक कर भी कुछ सहायक संधि के माध्यम से किया गया था। प्रत्येक संरक्षित राज्य कंपनी को एक तयशुदा वार्षिक कर देता था। इसके बदले में कंपनी संरक्षित राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन देती थी। उसकी कीमत थी। कंपनी की मध्यस्थता संरक्षित राज्यों के परस्पर संघर्ष की स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा मध्यस्थता किए जाने की शर्त होती थी। क्योंकि वो दो राज्य हैं, उनके बीच संघर्ष की स्थिति आई, तो क्योंकि ये तय था कि दोनों के पक्ष में अंग्रेजी सेना ही होगी, इसलिए स्वाभाविक था कि अंग्रेज मालिकों की या अंग्रेजों की दो सेनाएं, दो टुकड़ियां एक साथ एक दूसरे के खिलाफ तो युद्ध कर नहीं सकती थी। तो स्वाभाविक था कंपनी की मध्यस्थता की शर्त रखी जाती थी। तो ये सहायक संधि के लिए शर्तें हुआ करती थी। इस सहायक संधि को जब लागू किया गया तो कंपनी को इसके बहुत लाभ प्राप्त हुआ। पहला लाभ था इसमें संरक्षित राज्यों में संघर्ष का अभाव। जिन राज्यों के द्वारा सहायक संधि स्वीकार की गई अथवा अंग्रेजों द्वारा संरक्षित थी, इन राज्यों के मध्य संघर्ष नहीं हुआ, क्योंकि सभी संरक्षित राज्यों की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों के पास था। तो स्वाभाविक था कि दोनों ओर अंग्रेजी सेना होती तो उनके बीच युद्ध तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए समझौता उसके बीच करा दिया गया। तो इस कारण से युद्ध नहीं हुआ। ये कंपनी को लाभ हुआ कि संरक्षित राज्यों में संघर्ष का अभाव था। दूसरा था युद्ध में कमी हो गई। राजाओं अथवा देसी नरेशों के मध्य युद्ध कम हो गए, क्योंकि अब ज़्यादातर राज्यों को अंग्रेजों ने संरक्षण दे रखा था। उन दो राज्यों के खिलाफ युद्ध लगभग बंद हो गए। अतः भारतीय नरेशों के संघर्ष के युद्धों में कमी आ गई। ब्रिटिश सैन्य क्षमता में वृद्धि। ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सभी संरक्षित राज्यों को सैन्य सुरक्षा दी गई, अतः सभी राज्यों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ों का निर्माण किया गया, जिससे अंग्रेजों की सैन्य क्षमता और सेना की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई। और विशेष बात यह थी कि उसके लिए इनको कोई व्यय नहीं करना पड़ता था। देसी राज्य इसके लिए व्यय करते थे और सेना होती थी अंग्रेजों की, वो जब चाहें उसको किसी भी रूप में उपयोग कर सकते थे, अंग्रेज उपयोग कर सकते थे। तो ब्रिटिश सैन्य क्षमता में, ब्रिटिश सेना में वृद्धि हुई, शक्ति में वृद्धि हुई। ब्रिटिश राज्य का विस्तार हुआ। सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ। सहायक सेना हेतु राजाओं द्वारा धन प्रदान करने में अक्षमता की स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा उनके राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त किया गया तथा राजस्व वसूली भी की गई। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता था कि देसी राजा अपने किसी एक क्षेत्र को राजस्व वसूली के लिए अंग्रेजों को दे देते थे, ताकि उसके बदले उनको धन न देना पड़े। तो ब्रिटिश राज्य का इस तरह से विस्तार हुआ। संरक्षित राज्यों में व्यापार में वृद्धि हुई। जिन राज्यों के द्वारा सहायक संधि स्वीकार की गई थी, उन राज्यों में परस्पर व्यापारिक संबंध अधिक प्रगाढ़ हो गए तथा युद्ध में कमी होने के कारण शांति स्थापित हुआ, जिससे व्यापार हेतु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हुआ। इस कारण इन राज्यों में व्यापार की वृद्धि हुई। आपको यह स्पष्ट होगा कि व्यापारी शांति चाहता है, क्योंकि उसकी दुकान चलती रहे, उसके लिए आवश्यक है कि शांति हो। कोई विवाद होता है तो व्यापारी सबसे पहले अपनी दुकान बंद करता है, व्यापार में बाधा उपस्थित होती है। तो जब सहायक संधि अधिकांश देसी राजाओं के द्वारा स्वीकार की जाने लगी तो उन राज्यों में शांति हो गई, क्योंकि दोनों ओर संरक्षक अंग्रेज ही थे और उससे हुई शांति का लाभ व्यापारियों ने उठाया। व्यापार बहुत फला फूला, उसने वृद्धि प्राप्त की। अन्य यूरोपीय शक्तियों को अक्षम करना या पराजित करना। अन्य यूरोपीय शक्तियाँ जो भारत में थी, मुख्य रूप से फ्रांसीसी और डच थे। डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित किया गया था। फ्रांसीसियों के चंद्रनगर की कोठी पर और अन्य कोठियों पर भी आक्रमण किया गया था। इस तरह से अन्य जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, मुख्य रूप से फ्रेंच और डच, उनको शांत कर दिया गया, उनको पराजित किया गया, उनका दमन किया गया। तो इससे सहायक संधि के माध्यम से इस पर भी कार्य किया गया था और उनका दमन कर दिया गया था। जिन जिन राज्यों में
अंग्रेज रेजिडेंट रहा करते थे वो डच कंपनियों को कुछ शेष जो पुर्तगाली व्यापारी थे उनको भी उन्होंने संरक्षण नहीं देने दिया और उनके साथ मिलकर इन राजाओं को कोई षड्यंत्र नहीं करने दिया। उनकी शक्ति का दमन करने का भरपूर प्रयास अंग्रेज जो रेजिडेंट थे, प्रतिनिधि थे, वो उस पर ध्यान रखते थे। देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेजों के द्वारा संरक्षित राज्य के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप किया जा रहा था, क्योंकि सहायक संधि के माध्यम से देशी रियासतों की राजधानियों में प्रत्येक राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट या प्रतिनिधि रहता था और उसके सलाह मशविरे के बाद ही देशी राजा कोई कार्य कर पाते थे। यद्यपि कहा गया था कि कोई हस्तक्षेप वो नहीं करेगा, लेकिन उसका काम ही था हस्तक्षेप करना और अंग्रेजों के हित का साधन करना उसका मुख्य लक्ष्य था। तो इस तरह से देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप हो रहा था। देशी राज्यों द्वारा ब्रिटिश सेना का व्यय वहन। सहायक सेना जो देशी राज्यों के क्षेत्र में रहा करती थी उसके व्यय का भार उन्हीं राजाओं के द्वारा वहन किया जाता था। इस तरह देशी राज्यों के व्यय पर एक शक्तिशाली अंग्रेजी सेना तैयार हो गई। यद्यपि ये अलग अलग राज्य की सीमा में थे, छोटी टुकड़ियां थीं, लेकिन सभी को मिलाकर एक बड़ी सेना अंग्रेजों के पास हो गई जो पूरी तरह से अंग्रेज सेनापति के नियंत्रण में थी। सामरिक महत्व के स्थलों पर अंग्रेजों का कब्जा। जिन भारतीय नरेशों के द्वारा सहायक संधि स्वीकृति की जाती थी उनके द्वारा सैन्य व्यय न चुका पाने पर अंग्रेजों के द्वारा उनके राज्य में स्थित महत्वपूर्ण सामरिक स्थलों पर कब्जा कर लिया जाता था। अंग्रेज उस पर ध्यान रखते ही थे और प्रयास भी करते थे कि अधिक से अधिक उनसे पैसा प्राप्त करने का प्रयास करें। अब वो ना दे पाएँ तो अमुक अमुक क्षेत्र को वो चिन्हांकित करके रखते थे, कौन महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर वो कब्जा करने लगे। सैन्य व्यय के बदले भी देशी राजाओं से क्षेत्र प्राप्त किया गया। देशी राजाओं के द्वारा सेना का व्यय न दे पाने की स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा उनके राज्य के महत्वपूर्ण भागों पर राजस्व वसूली का अधिकार भी प्राप्त किया गया था तथा कम सैन्य व्यय। ये अंग्रेजों की नीति थी कि सेना का व्यय अगर 10 लाख है तो 15 लाख और 20 लाख के जो आय के क्षेत्र थे, राजस्व वसूली के क्षेत्र थे, ऐसे बड़े हिस्से पर उन्होंने कब्जा किया तो उससे उनको अधिक लाभ मिला। जितना उनको प्राप्त करना था किसी देशी रियासत से या राज्य से, उससे वो बड़े हिस्से पर अधिकार किया करते थे या मांग करते थे। इस तरह से देशी राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं अंग्रेजों के प्रभाव में वृद्धि। दो संरक्षित राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा मध्यस्थता की जाती थी। इस प्रकार दोनों ओर से अंग्रेज लाभ प्राप्त करते थे तथा इससे अंग्रेजों के प्रभाव तथा धन में लगातार वृद्धि हो रही थी। देशी राज्यों का कमजोर होना। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य सैनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से खोखले होते जा रहे थे, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें सैन्य व्यवस्था नहीं करनी होती थी। इस कारण सेना कमजोर हुई तथा अधिक व्यय भार के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। अंग्रेजी राज्य का विस्तार हुआ। सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। इस संधि के माध्यम से अनेक क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुए। इस तरह से उनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। अगले वीडियो में हम सहायक संधि प्रथा के दोष और उसके विश्लेषण पर आगे चर्चा करेंगे।